Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम MEG 10 यानी कि इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आने वाले टाइम में मैं MEG 10, 14 आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड ज़रूर करूँगी ताकि आप सभी के एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। तो गाइस देखो, इसके अंदर आप इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चंस को पढ़ते हो कि इंडिया के अंदर जो पूरा इंग्लिश का रोल है या कैसे इंग्लिश इंडिया में डेवलप हुआ, उसके अंदर जो हमारे थिंकर्स थे उनका क्या रोल था, हमारे रिफॉर्मर्स का क्या रोल था, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सो गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप MEG 10 के लिए नोट्स और उसके जो गेस्ट पेपर है, ठीक है, MEG 10 का एक गेस्ट पेपर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप उसके नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करना होगा। ऑन व्हाट्सएप यू कैन बाय नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स होंगे 10, 14 है ना, 15, 16 जो भी सब्जेक्ट कोड्स होंगे सबके गेस्ट पेपर्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, गेस्ट पेपर मतलब वो भी मतलब उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और आंसर्स काफ़ी थोड़े लॉन्ग होते हैं ताकि आपको ज़्यादा मतलब मैटर मिल सके हर एक आंसर के लिए और फिर आप उसको एग्जाम में लिख भी सको। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यूट्यूब में थोड़े से आंसर शॉर्ट होते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और ज़्यादा लेंदी मतलब होता है ना कि बोरिंग हो जाता है ज़्यादा लंबा वीडियो, इसी वजह से। ओके, सो गाइज देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ इन इंडिपेंडेंट इंडिया इंग्लिश हैज़ बिकम अ टूल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। कि जो इंग्लिश है इंडिपेंडेंट इंडिया में मतलब कि आज़ादी के बाद इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक रोल क्या रहा इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको हम जानेंगे। सो इन इंडिपेंडेंट इंडिया इंग्लिश हैज़ ग्रेजुअली बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। सबसे पहली लाइन तो यही हो जाएगी हमारी कि हाँ, इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है। Instead of remaining only the language of the colonial rulers, it has been adapted to meet the needs of a modern democratic nation. So India जिसको हम बताते हैं डेमोक्रेटिक नेशन है, ऑल्सो इट इज़ अ मॉडर्न नेशन। डेमोक्रेसी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से। तो इंग्लिश गाइस एक टाइम पे लैंग्वेज हुआ करती थी केवल कॉलोनियल जो हमारे रूलर्स थे, औपनिवेशिक शासक जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे ऊपर राज करते थे, उनकी भाषा हुआ करती थी। लेकिन आज जो इंग्लिश है वो हमारी जो नीड्स है ना डेमोक्रेटिक नेशन की, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को अपनी भाषा का, अपने धर्म का, हर चीज़ का अधिकार होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज की तरह भी काम करती है, क्योंकि जैसे मान लो कि हर किसी को तमिल नहीं आती या हर किसी को मराठी नहीं आती है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से विद दिस लैंग्वेज। ओके, सो इंग्लिश प्लेज अ मेजर रोल इन एजुकेशन ऑल्सो। आज हम देखते हैं कि हायर लर्निंग में और कॉलेजेस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का यूज होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम देखें तो आपका साइंस, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है ना, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। और कॉलेजेस के अंदर मोस्टली इंग्लिश पे ही जोर दिया जाता है। तो इंग्लिश का रोल गाइज एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प स्टूडेंट्स एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च एंड ग्लोबल नॉलेज। तो जब लोगों के अंदर इंग्लिश की नॉलेज बढ़ती है तो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और ग्लोबल नॉलेज वो ले पाते हैं, बिकॉज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। देयर वाई इम्प्रूविंग देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट, तो यहाँ पे उनका जो पूरा करियर है वो भी थोड़ा सा डेवलप होता है। एंड वन मोर थिंग अगर हम बात करें तो इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती है, जैसे कि IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंकिंग, मीडिया, टूरिज्म एंड कॉरपोरेट जो बिजनेस हैं, इन सभी में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो है इंग्लिश आनी चाहिए। यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आपको क्या होता है कि आपको अच्छी जॉब्स मिल पाती हैं इफ़ यू नो द लैंग्वेज। फॉर पीपल फ्रॉम रूरल और मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड, लर्निंग इंग्लिश ऑफन ओपन डोर्स टू द बेटर पेइंग जॉब्स एंड अपवर्ड मोबिलिटी। तो वो लोग गाइस जो काफ़ी मतलब रूरल जो रीजन्स में रहते हैं
या हम कहें कि मार्जिनलाइज्ड हैं जो लोग, उन अगर वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो उनके लिए नए दरवाजे खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, बेटर पेइंग जॉब्स उनको मिल पाती हैं और वो कहीं ना कहीं समाज में धीरे धीरे अपवर्ड मूव करने लगते हैं। तो इंग्लिश का रोल यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा ये लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट गाइज आई एम सॉरी। देखो, जो इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। ओके, सो इंडिया के अंदर इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करेगी। ये एनेबल करेगी अलग अलग स्टेट और रीजन के जो लोग हैं वो इंडियन लैंग्वेज में मतलब बात करेंगे और किसी एक सिंगल इंडियन लैंग्वेज को मतलब उन पे नहीं थोपा जाएगा, ठीक है। या फिर किसी से ये नहीं कहा जाएगा कि तुम हिंदी ही सीख लो या तुम इंग्लिश ही इंग्लिश नहीं तुम मराठी सीख लो। मतलब जो भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है वो आपको नहीं सीखनी पड़ेंगी इफ़ यू नो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे हर बंदे को आती होगी, वो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी। एक तो उसकी मदर टंग हो जाती है और दूसरा वहाँ पे लोगों को इंग्लिश ज़्यादा आती है ना। तो अलग अलग रीजन्स में और स्टेट में इंग्लिश एक तरीके से लिंक लैंग्वेज का काम करती है और लोगों की हेल्प कर पाती है कि वो नेशनल और ग्लोबल स्पेसेस में पार्टिसिपेट करें। ओके, सो उसके अलावा जो बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ लिबरेशन कहते थे, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एम्पावर करती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, ठीक है। इंग्लिश जो है गाइज एम्पावर करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। दैट इज़ वाई लीडर्स लाइक बी आर अम्बेडकर व्यूड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ लिबरेशन because it allowed oppressed group to challenge caste hierarchies, access modern ideas and assert their rights। तो वो सारे ग्रुप्स जो इंडिया में पुराने समय में ऑपरेस्ड थे, ठीक है, उन लोगों की हेल्प करी इंग्लिश ने कि वो कास्ट के जो पूरा चक्र है उसको तोड़ें, उसमें से बाहर निकलें, मॉडर्न आइडियाज़ तक उनकी पहुंच हो और वो अपने राइट्स की मांग कर सकें, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर इंग्लिश को कहते हैं एज द लैंग्वेज ऑफ लिबरेशन। फाइनली हम कह सकते हैं इन द कंक्लूजन कि जो इंग्लिश है वो इंडियंस को कनेक्ट करती है टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड कल्चर। इट ऑल्सो अलाउज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन अब्रॉड एंड ग्लोबल डिबेट्स में हेल्प करती है, ठीक है। इंडियंस को कनेक्ट करती है और इंडियंस की हेल्प करती है कि वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, सो इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इंग्लिश हैज मूव्ड बियॉन्ड इट्स कॉलोनियल रूल and became a means of empowerment, education, employment, social advancement, especially for those seeking to improve their economic and social status। तो इस तरीके से मतलब आप आंसर लिखोगे, आप मतलब अपने आंसर को स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में, जैसे ये वाला आंसर है ना इन द स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में है, आप इनको थोड़े बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख सकते हो। बाकी आप इस पे पॉइंट्स भी बना सकते हो, जैसे कि एक आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आप इंग्लिश के रोल को, रोल इन एजुकेशन, रोल इन एम्प्लॉयमेंट, रोल इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, इस तरीके से आप पॉइंट्स भी बना के इस आंसर को लिख सकते हो। गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि MEG जो 10 है ना, इसकी प्लेलिस्ट जो है हमारी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप जो है प्लेलिस्ट में जो मेरे वीडियोस गिवन है ना उन सारे वीडियोस को देखो, बिकॉज ना अब जो एग्जाम आ रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आ रहे हैं, मतलब कि आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्या आएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर कर लो, ठीक है। जून हो दिसंबर हो, बुक तो एक ही है दोनों सेशंस की और थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, बट आपके क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे, आपके टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे। तो अगर आप नोट्स को और गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं करना चाहते हो तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाइज आपके लिए कि आप हमारी प्लेलिस्ट देखो और उस प्लेलिस्ट में से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप बना लो, ठीक है। वहां से भी आप इजीली पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो अगर आपके अंदर क्षमता है तो, है ना, वो भी आंसर राइटिंग की। सो गाइज देखो, अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है जहां पे आप डिस्क्राइब करोगे वो सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू द इमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग बाय द इंडियंस। यानी कि वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के कारण जो हमारे भारत के लोग थे वो भी अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखने लगे, ठीक है, किताबें लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे। उसके पीछे के क्या रीजंस थे, तो इंग्लिश राइटिंग्स का जन्म हुआ बाय द इंडियंस। ओके, सो देखो, the emergence of English writing by Indians was the result of several historical,
सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। तो इंडियंस के जो है उनके द्वारा जब इंग्लिश की राइटिंग्स को लिखा गया तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कई सारे ऐसी सिचुएशंस थी, हिस्टोरिकल रीजंस भी थे, सोशल रीजंस भी थे और पॉलिटिकल रीजंस भी थे। ओके, so these factors gradually encouraged Indians to adopt English as a medium of expression। तो ये सारे हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स ने मिलके जो है इंडियंस को एनकरेज किया कि वो इंग्लिश को एक्सेप्ट करें एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल है, ठीक है, उसका यहाँ पे आपको एक मेजर रोल देखने के लिए मिलता है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल played a major role with the establishment of British administration। ठीक है, English became the language of governance, law and higher education। तो हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जब इंडिया में स्थापना होती है तो उसके बाद जो इंग्लिश है वो गवर्नेंस की, लॉ की और हायर एजुकेशन की भाषा बन जाती है। इंडियंस who wished to participate in the administration और मॉडर्न प्रोफेशन हैड टू लर्न इंग्लिश। तो वो लोग जो मतलब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ठीक है, मॉडर्न प्रोफेशंस में जाना चाहते थे, उनकी मजबूरी हो जाती थी कि उन्हें इंग्लिश को गाइज सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो इंग्लिश का जो पूरा इंट्रोडक्शन था एजुकेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर हो जाता है। मैकाले मिनट जब आता है 1835 में तो हम देखते हैं कि उसके बाद इंडिया में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं वो मतलब बनने लग जाते हैं और इंडिया में एक न्यू मिडिल क्लास का जन्म होता है। दिस क्लास बिकेम फैमिलियर विद द इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया में एक मिडिल क्लास ग्रुप क्रिएट हो जो एक लिंक की तरह काम करे, जो कॉमन इंडियंस हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ एक लिंक का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये इंडियन मिडिल क्लास है इसको इंग्लिश लिटरेचर आती है, दे नो द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, दे नो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल्सो रैशनल थॉट क्या होता है, जिसकी वजह से उनको इंस्पिरेशन मिलती है एंड दे स्टार्ट राइटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो दो चीजें समझ में आई, दो तीन चीजें हमने देख ली हैं कि मतलब कई सारे फैक्टर्स थे जिसमें आपने कॉलोनियल रूल के बारे में बता दिया, एजुकेशन में जब इंग्लिश आया, मैकाले मिनट्स की बात करोगे आप तो वहां से फिर उसका लोगों का वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म की तरफ एक्सपोजर भी बढ़ा। मतलब लोगों ने वेस्टर्न नॉवेल्स को, एसे, ड्रामा, पोइट्री, इन सबको पढ़ना शुरू किया जिसकी वजह से इंडियन राइटर्स को एनकरेजमेंट मिला कि वो इंग्लिश के साथ एक्सपेरिमेंट करें। दे यूज दिस फॉर्म्स टू एक्सप्रेस इंडियन थीम्स, एक्सपीरियंसेस एंड सोशल रियलिटीज। तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करा इंडिया के बारे में मतलब लिखने के लिए। सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस क्या हो जाएगा, इंडियन रिफॉर्म और नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो उस समय इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा था हमारा नेशनल, जो हमारा मूवमेंट था, तो इंग्लिश गाइस वहां पे भी एक टूल बना हुआ था कम्युनिकेशन का। ठीक है, क्योंकि इंडियन के जो कंसर्न्स थे वो कॉलोनियल रूलर्स को बताने होते थे और वो भी इंग्लिश में आप बताओगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल तक हमारी आवाज़ पहुंचे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल तक हमारी आवाज़ पहुंचे तो वहां पे भी इंग्लिश का रोल इंपॉर्टेंट है। सो राइटर्स यूज इंग्लिश टू क्रिटिसाइज सोशल इविल्स, कॉलोनियल इनजस्टिस एंड टू प्रमोट नेशनल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर्स थे गाइज वो क्या कर रहे थे, समाज के अंदर जो भी सोशल इविल्स थी, ठीक है, जो भी समाज में कुरीतियां थी, रूढ़िवाद थे, उसको बताने के लिए इंग्लिश का यूज कर रहे थे और कॉलोनियल इनजस्टिस को कि ये हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं अंग्रेज, उसको बताने के लिए कर रहे थे। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे की जा रही थी वो थी नेशनल कॉन्शियसनेस, कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो कॉन्शियसनेस है उसको जगाना, उसमें भी इंग्लिश का रोल काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेसेस, जर्नल, न्यूज़पेपर्स लिखे जाने लगे जिसकी वजह से जो इंग्लिश है गाइज वो और ज़्यादा मतलब इंग्लिश की राइटिंग्स और ज़्यादा फ्लरिश करती हैं। दीज प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड स्पेस फॉर इंडियन राइटर्स टू पब्लिश एसेज, पोएम्स एंड स्टोरीज इन इंग्लिश। और वहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो हमारे इंग्लिश राइटर्स थे उस टाइम पे वो स्टोरी, ऐसे, पोएम ये सब लिखने लगे थे इंग्लिश लैंग्वेज में। देन फाइनली आप बताएंगे दैट कि जो इंग्लिश है वो एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है मल्टीलिंगुअल कंट्री में। जब इंग्लिश में लिखा गया तो इंडियन ऑथर्स को एक और इम्पॉर्टेंट फायदा हुआ कि वो अक्रॉस द ऑल रीजन अपने नेशनल बॉर्डर से निकल के
ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो राइटिंग्स हैं वो पहुंची। इंग्लिश राइटिंग्स जो है इंडियंस के द्वारा गाइज वो ड्यू टू कॉलोनियल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनियल जो नीड्स थी, वेस्टर्न आइडियाज का एक्सपोजर हो गया, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो गया, प्रिंट कल्चर हो गया, इन सब की वजह से फैली। एंड ओवर टाइम जो इंडियन राइटर्स हैं उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंग्लिश को इन अ पावरफुल मीडियम टू एक्सप्रेस इंडियन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इंडियन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द अनदर क्वेश्चन गाइज। तो एक चीज़ है कि अगर आपको वीडियो समझ में आता है ना तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ताकि जब आप कमेंट करते हो ना तो कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखता है तो वो पहले कमेंट्स को देखते हैं कि क्या पॉजिटिव कमेंट्स है या नेगेटिव है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सम पॉजिटिव कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जिसमें आप बता सकते हो कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है, या वेस्ट ऑफ टाइम है, जो भी आपके रिव्यूज़ हो। ओके, सो देखो अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। What are the circumstances that lead to the emergence of English writings by the Indians? ओ आई थिंक ये क्वेश्चन ना रिपीट हो गया क्योंकि सेम क्वेश्चन ही आ गया 2 बार, क्योंकि ये तो इंडियंस की इंग्लिश राइटिंग वाला ही है। हाँ, एक सेकेंड, कॉलोनियल रूल है, हाँ मैं काले, सेम चीज़ है। ओके, कोई नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी मैं और भी वीडियोस लाऊंगी तो मोर क्वेश्चंस वी विल कवर। टिल देन यू कैन वॉच दी प्लेलिस्ट ऑल्सो। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डिस्कस इन ब्रीफ हाउ द सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम्स शेप्ड बंकिम चंद्र राइटिंग। तो हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे उन्होंने जो भी लिखा उनका उनका सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, कैसे उस समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों ने उनकी राइटिंग्स को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइटिंग्स वर डीपली shaped by the socio-political conditions of 19th century colonial India। तो 19वीं सदी का जो colonial इंडिया था उसकी कंडीशन से वो बनता है। स्पेशली बंगाल लिविंग अंडर ब्रिटिश रूल, ही विटनेस सोशल स्टैग्नेशन, कल्चरल सेल्फ डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज उन्होंने जब वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर रहते थे तो उन्होंने देखा समाज में स्टैग्नेशन है, कल्चरल डाउट है। फर्स्टली द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इज क्लियरली विजिबल इन बंकिम्स राइटिंग। तो पूरा जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट था ना गाइस वो क्लियरली बंकिम की राइटिंग में हमें देखने के लिए मिलता है। While he was trained in Western education and employed in the colonial administration, he became increasingly concerned about the loss of Indian self-respect under the foreign rule। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उनका जो एक मेजर कंसर्न था गाइस वो क्या था कि इंडियंस की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका उनका लॉस हो रहा है ना, और उनको बुरा फील होता था जब वो देखते थे कि कैसे जो कॉलोनियल रूलर्स हैं वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उनकी नॉवेल्स में मेनली मॉरल रीजनरेशन, नेशनल प्राइड, इन सब चीज़ों की बात होती थी। सेकेंडली जब बंगाल में रेनेसा पीरियड आता है, ठीक है, ओके, so the period of Bengal Renaissance played an important role in shaping his ideas, social reforms, rational thinking, and a revival of interest in India's past marked this time। बंकिम यूज तो हम बंगाल में देखते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब वहाँ पे लोगों में रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी, है ना, उनके इंटरेस्ट पुराने इंटरेस्ट जागेंगे, इंडिया के पास्ट को लेकर उनमें एक चेतना जगेगी। तो बंकिम यूज हिस्ट्री एंड मिथ टू रिक्लेम इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, प्रेजेंटिंग द ग्लोरियस पास्ट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग द इंडियंस। Novels like आनंद मठ draw on historical settings to awaken nationalist feelings। ठीक है, तो आनंद मठ जैसी जो नॉवेल्स हैं उनका यूज किया जाएगा लोगों के अंदर गाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने के लिए। So the rise of early nationalism influenced his work, though Bankim did not openly call for violent resistance. He promoted the idea of nation as the sacred। ठीक है, तो नेशन का जो आइडिया है उनके लिए सेक्रेड था। उनका फेमस सॉन्ग है वंदे मातरम गाइस, जो सिंबल है इमोशनल बॉन्ड का बिटवीन अवर मदरलैंड एंड इट्स पीपल, एंड इट लेटर बिकेम अ पावरफुल nationalist anthem also। तो एट द सेम टाइम बंकिम रिफ्लेक्टेड द सोशल टेंशंस। तो उनके समय में जो भी समाज में टेंशंस थी, ठीक है, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी की डिबेट्स उन्होंने लिखी। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वर्सेस इंडियन वैल्यू, तो दोनों चीज़ों को मतलब वेस्टर्न और इंडियन के बारे में वो लिखा करते थे। His writing attempts to strike a balance between the adopting useful Western ideas and preserving indigenous culture। तो एक बैलेंस बनाने की वो बात करते हैं
कि आपको वेस्टर्न आइडियाज़ में जो यूजफुल लगती है चीज़ें आप उनको टेक करो, उनको ले लो, बट आपको अपने इंडिजिनियस कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखना है. सो इन द ब्रीफ, बंकिम चंद्र राइटिंग्स वर शेप्ड बाय colonial domination, Bengal Renaissance and the rise of nationalism. So through history, myth and symbolism, he sought to awaken national consciousness. तो उन्होंने जनता में गाइस नेशनल कॉन्शियसनेस, कल्चरल प्राइड, इस सबको जगाने की कोशिश की. तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना. चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर तुम्हारे और भी फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो. ओके.